ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं, जबकि शांतिपूर्वक तरीके से वाजिब मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता के खिलाफ चार्जेस लगा दिए जाते हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों से भी चिंतित हैं। ये भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान है। 26 नवंबर को भारत ने बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर सख्त प्रतिक्रिया दी। चिन्मय इस्कॉन की बांग्लादेश विंग के लिए काम कर चुके हैं। फिलहाल बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं। ये संगठन हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा यानी कि 91% मुसलमान हैं आबादी में। दूसरे नंबर पर हिंदू आते हैं, उनकी आबादी लगभग 8% है। बाकी में सारे दूसरे धर्म के लोग हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से समय समय पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और ये पैटर्न हमेशा कायम ही रहा। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली। चिन्मय दास इसी के खिलाफ रैलियां निकाल रहे थे। उन्होंने सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखी और इसी दौरान उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लग गया। फिर 25 नवंबर की शाम ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने वाले सादी वर्दी में आए और चिन्मय को जबरन अपने साथ ले गए। 26 नवंबर की सुबह उन्हें चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने जमानत की अर्जी लगाई, मगर अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया और चिन्मय चले गए जेल। इसके बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट होने लगे। फिर दोपहर में भारत के विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आया, जिसमें लिखा था कि हम श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न मिलने से चिंतित हैं। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की। होने को ये एक पॉजिटिव नसीहत हो सकती थी, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से हिंदुस्तान में है वो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन भारत ने अभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसी बीच चिन्मय दास वाली घटना हो गई। इसने रिश्तों में तल्खी को और बढ़ा दिया। भारत की प्रतिक्रिया पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने जो कहा वो इसी खटास की तरफ इशारा करता है। आप सुनिए, पूरा बयान बड़ा लंबा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देंगे। आपको स्टेटमेंट का सार बता देते हैं। बांग्लादेश का कहना था कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत संदर्भ में पेश किया। इस तरह के बयान दो पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की धारणा के खिलाफ जाते हैं। और तीसरी बात, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चिन्मय दास का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। और चौथी बात उन्होंने जोड़ी कि बांग्लादेश सरकार देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस स्टेटमेंट देखकर समझ में आता है कि बांग्लादेश सरकार भारत की प्रतिक्रिया से खुश तो बिल्कुल नहीं है। उनके नेताओं के बयानों ने भी ऐसी ही हताशा को दर्शाया है रिश्तों को लेकर के, और एग्रेशन रहा है भारत के प्रति। कोई विदेशी षड्यंत्र की बात कर रहा है तो कोई इनडायरेक्टली भारत पर इल्जाम लगा रहा है। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी का बयान है कि इस मामले में इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टियां शामिल हैं। एक्सटर्नल मतलब इशारा हिंदुस्तान की तरफ। दूसरी तरफ भारत में नेताओं और धर्मगुरुओं के बयान आ रहे हैं। 26 नवंबर को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने चिन्मय दास की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया और एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है, जो आप देख रहे होंगे। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो कैसे गया? दरअसल इस विवाद की शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को हुई, जब सनातन जागरण मंच नाम के एक संगठन ने चटगांव के लाल दीघी मैदान में एक रैली की। इसमें देश भर से हजारों अल्पसंख्यक हिंदू इकट्ठा हुए। रैली में उन्होंने हिंदुओं और उनके घरों और मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध किया। 8 डिमांड्स भी उन्होंने रखी सामने, जिनमें अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल बनाना, अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना करना, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट लाना और दुर्गा पूजा में 5 दिनों की छुट्टी जैसी मांगे भी थीं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस रैली को चिन्मय दास ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा, सनातन समुदाय के ऊपर जितना अत्याचार होगा हम उतने ज़्यादा एकजुट होंगे। अपनी मांगों के लिए डिवीजन और जिला स्तर पर रैलियां करने के बाद हम ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च आयोजित करेंगे। चटगांव की रैली के 6 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को चटगांव के कोतवाली पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई। इल्ज़ाम लगाया गया कि 25 अक्टूबर वाली रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया, राष्ट्रीय झंडे के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया और ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ये तहरीर थी। अब इस मामले में चिन्मय दास समेत 19 लोगों को आरोपी बना लिया गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन उनमें चिन्मय दास नहीं थे, जो शुरुआत में लोग अरेस्ट हुए। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ होती है। शिकायत करने वाला शख्स फिरोज खान है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का नेता था।
उसे अगले दिन पार्टी ने बाहर निकाल दिया, मगर केस जो उन्होंने लॉन्च कराया था वो चलता रहा। इसी केस में 25 नवंबर को चिन्मय दास को अरेस्ट किया गया और फिर 26 को जेल भेजा गया। जमानत की अर्जी खारिज होते ही उनके समर्थक नाराज हुए। उन्होंने कोर्ट कैंपस में नारेबाजी की, जेल वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे और वहां पर चिन्मय दास ने शांति की एक और अपील इशू की। उन्होंने कहा कि हम देश और सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सनातनी इस देश का हिस्सा हैं और हम इसको अस्थिर करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व खत्म करने वाली कोई गतिविधि नहीं करेंगे। हम अपनी भावनाओं को काबू में रखकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट आयोजित करेंगे। हालांकि उनकी अपील काम नहीं आई। बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा होने लगी। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में हुई हिंसा में 32 साल के एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। उसकी हत्या का आरोप चिन्मय के समर्थकों पर लगाया जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले गुट जागरण जोट के नेताओं का कहना है कि उनके संगठन का इससे वास्ता नहीं था, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इन सब के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स हैं। डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जागरण जोट के नेताओं का इल्ज़ाम है कि चटगांव में हिंदू मंदिरों और हिंदू वकीलों के चेंबर्स को भी निशाना बनाया गया है और ये सब उसी देश में हो रहा है जहां की सरकार प्रेस रिलीज निकालकर दावा करती है कि सब ठीक है, अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। अगर चटगांव की घटना को अपवाद भी मान लें तो पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड्स उनके दावों को ध्वस्त करते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, वो हिंदुस्तान आती हैं। 7 अगस्त की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि उनके जाने के बाद बांग्लादेश के कम से कम 4 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हुए। हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड करने वाले गुट ने भी माना कि हिंसा हुई है, लेकिन ये कहकर तब पल्ला झाड़ा कि इसमें उनके लोग शामिल नहीं हैं। ये पैटर्न है, हिंसा हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, उसके बाद कहेंगे हमारे लोग नहीं थे। सब जगह चल रहा है। 19 सितंबर को बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ओकीय परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें कहा गया कि 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच 2000 से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए। इनमें 9 लोगों की मौत हुई, 1700 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो गए, 157 परिवारों पर सीधा हमला हुआ, उनके घरों में आगजनी की गई, कईयों के प्रतिष्ठान लूटे गए, दुकानें। अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा के दौरान चोरी और तोड़फोड़ की 35 घटनाएं हुई। एक मामले में चोरों ने प्रधानमंत्री मोदी का गिफ्ट किया हुआ मुकुट भी चुरा लिया और भारत ने इसकी जांच की मांग की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप दोनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर चिंता जता चुके हैं। चिन्मय के केस में अब तक और क्या हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शांति बरतने की अपील की है। मोहम्मद यूनुस को आप अभी प्राइम मिनिस्टर की तरह समझ सकते हैं बांग्लादेश में। वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में 30 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 27 नवंबर को बीएनपी का एक प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद यूनुस से मीटिंग करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें देश के मौजूदा हालात पर ही चर्चा होगी। शेख हसीना के रहते तक बीएनपी हाशिए पर रही और उनके जाने के बाद पार्टी फिर से वर्चस्व की तरफ बढ़ रही है। उनके नेताओं के खिलाफ लगे केस एक एक कर रद्द हो रहे हैं। 27 नवंबर को ही बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी भी किया गया। इस मामले में उन्हें 7 बरस की सजा हुई थी। इस मामले में और भी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं निखिल। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक ने और इसे रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने। आप देखते रहिए खबर गाँव।